प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ रहे हैं हितोपदेश। हितोपदेश में पढ़ रहे हैं भूमिका, और इसमें भाग कितना है? 4 है ना बच्ची जी। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा है मित्र भेद, नहीं, मित्र लाभ। मित्र लाभ, मित्र लाभ का मूल कथा और प्रासंगिक कथा। हम्म, भेद का मूल कथा, प्रासंगिक कथा भाग 2 में। भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा है कथासार विग्रह का मूल कथा और प्रासंगिक कथा। आज हम लोग पढ़ेंगे कथासार संधि का मूल कथा और प्रासंगिक कथा। तो आइए भज्जी देखते हैं। ये लास्ट वीडियो होगी परिचय की। हाँ, भूमिका, और इसी से जितने भी आगे के श्लोक हैं सारे चीज इससे मिलेंगे, मैच करेंगे। तो भूमिका बहुत आवश्यक है, उतना ही जितना कि आपके श्लोक आगे के मिलेंगे जी। तो भज्जी एक बात और है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हम लोग प्रतिदिन बोलेंगे जी भाई, हमारा लाभ होगा तो हम बोलेंगे, आपका भी जहाँ लाभ हुआ आप भी बोलिए, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ होगा। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं फिर वीडियो लेके बनाऊंगा आगे जितने भी श्लोक हैं जी, है कि नहीं। जी। एक शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिए अपने सहेलियों के पास अथवा अपने शाखा के पास। नहीं करेंगे तो ठीक है, स्वयं देख लीजिए और स्वयं परीक्षा पास कर लीजिए। हाँ जी। हम बहुत लोगों को देखे हैं, मेरा नोट्स मत देखिए, मेरा वो मत देखिए, ऐसे करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। विद्या जिसे आप किसी को, हाँ, अभ्यास से अनाभ्यास विषम शास्त्रम, यदि अभ्यास आप नहीं करेंगे तो वो विष के समान शास्त्र। और आप अभ्यास करते हैं, बताते रहेंगे दूसरे को, जैसे मैं बज्जी आपको मैं बता रहा हूँ, आप मुझे फीस तो देते नहीं, हम आपको बता रहे हैं तो उतना ही, उससे ज़्यादा मुझे समझ में आएगी बातें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो मैं पहले पढ़ के आऊँगा, जब दोबारा बताऊंगा तो मेरा 2 बार हो जाएगा, आपका 1 बार, मैं बढ़ गया आपसे। आइए देखते हैं मूल कथा में। राजा हिरण्यगर्भ ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे किले में आग किसने लगाई थी? अभी उधर भी कौवा आग लगा दिया था, इसके पीछे वाले में, विग्रह वाले में, संधि वाले में भी आग लग गई। देखिए मुझे याद हो गई कहानी, पूरी कहानी याद हो गई तो उपदेश की जी। मंत्री चक्रवाक ने कहा कि उसी अकारण बंधु बने हुए कौवे ने, जिसे आपने मेरे मना करने पर आश्रय दिया था। राजा ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य था जो आपकी बात हमने नहीं सुनी। इसी बीच गुप्तचर ने आकर कहा कि वह कौवा आग लगाकर चित्रवर्ण के पास गया और उसने सारी बात कह सुनाई तो चित्रवर्ण ने उसे कर्पूर द्वीप का राजा बना देने का प्रस्ताव किया। तब मंत्री गृध ने दृष्टांत देते हुए उसका विरोध किया और कहा कि राजा राजहंस से संधि कर लेनी चाहिए। इस पर राजा चित्रवर्ण ने कहा कि आपने पहले ही क्यों नहीं कहा? तब गृध ने कहा कि आपने मेरी बात ही कहाँ मानी अथवा सुनी? मैं तो पहले ही संधि के पक्ष में था, आपने ही अपने मदद में आकर लड़ाई ठानी, फिर भी जो हुआ सो हुआ। अब भी आपको राजहंस जैसे राजा के साथ संधि कर लेनी चाहिए, किंतु हे राजन, मंत्री गृध ने कहने पर भी प्राप्त विजय के अभिमान में चित्रवर्ण संधि नहीं करना चाहता, इसलिए अपने मित्र सिंहद्वीप के राजा सारस को उसके प्रति भड़का देना चाहिए। देखिए भड़का देना चाहिए, क्यों भड़का दोगे भाई? लेकिन उसका कुछ लाभ होगा जी। राजा हिरण्यगर्भ ने उसकी बात मानकर विचित्र नामक बकुले को गुप्त पत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। इसके बाद गुप्तचर ने आकर फिर कहा कि राजन, इस समय शत्रु पक्ष में जो हो रहा है उसे सुनिए। राजा चित्रवर्ण ने जब कौवे से आपके विषय में पूछा तो उसने आपकी बड़ी प्रशंसा की। इस पर मंत्री गृध ने फिर कहा कि राजन, राजा राजहंस से संधि कर लेनी चाहिए। इस पर चित्रवर्ण ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, हम विजयी हैं और वह पराजित है। इसी बीच चित्रवर्ण के गुप्तचर सुक ने आकर कहा कि महाबली सारस ने जम्बू द्वीप पर घेरा डाल दिया है। यह सुनते ही चित्रवर्ण क्रुद्ध हो गए। क्या हो गए? क्रुद्ध हो गए, हाँ, चंचना गए और उससे लड़ने के लिए जाने को तैयार हो गया। इस पर मंत्री गृध ने समझाया कि एक ही साथ प्रहार करने वाले बहुत से शत्रुओं के साथ राजा को कभी नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ से बिना संधि किए जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह पीछे से हम लोगों पर आक्रमण कर देगा। इसलिए इस समय
मेरी बात मानकर संधि करके ही यहाँ से चलना ठीक होगा। इस पर राजा चित्रवर्णन ने कहा कि अब यह कैसे होगा। मंत्री गृध ने कहा बहुत शीघ्र हो जाएगा। राजा हिरण्यगर्भ धर्मात्मा और उनका मंत्री चक्रवाक सर्वज्ञ है। देखिए अच्छी तरह जान रहा है मंत्री वाग्विधवा कि हिरण्यगर्भ धर्मात्मा और उसका मंत्री चक्रवाक सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ आदरणीय सर्वज्ञ गुरु जी नहीं, यहाँ कहानी हेतुपदेश की वो वाली है। अतः नाम है सर्वज्ञ। हाँ, अतः वह दोनों आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे। तब राजा चित्रवर्णन ने कहा कि जैसा उचित समझो वैसा ही करो। दूसरे दिन फिर गुप्तचर ने आकर राजा हिरण्यगर्भ से कहा कि राजन, संधि करने के लिए महामंत्रा गृध आ रहे हैं। राजा हिरण्यगर्भ ने मंत्री चक्रवाक से कहा, मंत्री क्या इसमें कोई रहस्य है। यह सुनकर मंत्री ने कहा, राजन डरने की बात नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस हो खराब हो तो बैठ जी। उसके सत्कार के लिए रत्नात उपहार सजा लेना चाहिए। ऐसा कहकर मंत्री चक्रवाक ने दुर्ग द्वार पर जाकर मंत्री गृध का सत्कार किया और उन्हें आदर के साथ राजा के पास लाकर आसन पर बिठाया। कुछ इधर उधर की बातें होने के बाद गृध ने कहा कि मैं आपसे संधि करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब मंत्री चक्रवाक ने कहा कि आप किस प्रकार की संधि करना चाहते हैं। गृध ने सभी प्रकार के संधियों का वर्णन करते हुए कहा कि मैंने सभी प्रकार की संधियाँ बता दी हैं। आप जिस प्रकार की संधि चाहें कर लें। अंत में यह निश्चय हुआ कि कांचना अभिधान तो संधि हो गया। कांचनाभिधान संधि कर ली जाए। कौन सी संधि कर ली जाए? कांचनाभिधान। हाँ। इसके पश्चात राजा हिरण्यगर्भ ने वस्त्रालंकार से गृध को प्रसन्न किया। वह चक्रवाक को साथ लेकर अपने राजा चित्रवर्णन के पास गया। वहां राजा चित्रवर्णन ने गृध पर चक्रवाक द्वारा बताई गई संधि को स्वीकार कर लिया और चक्रवाक को भेज दिया। तब गृध ने अपने राजा चित्रवर्णन से कहा कि राजन, हम लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई। अब हमें अपने देश को लौट चलना चाहिए। ये मूल कथा है, कथा सार संधि मूल कथा। अब आएगी प्रासंगिक कथा। प्रासंगिक कथा में छोटी छोटी कथाएं हैं। तो पहली कथा है कुर्म कथा। कुर्म माने कछुआ। हाँ, कछुआ। आप खूब जानकार हैं बस जी। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली कथा कुर्म कथा है प्रासंगिक कथा में। मगर देश में एक तालाब था। वहाँ सकट विकट नाम के हंस रहते थे। किस नाम के? सकट विकट दोनों भाई थे। वहीं उनका मित्र कंबू ग्रीप कछुआ भी रहता था। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कुर्म कथा। एक दिन वहां कछुओं ने आकर कहा कि कल प्रातः काल मछलियों और कछुओं का शिकार किया जाएगा। अब भाई मछलियों और कछुओं का शिकार किया जाएगा। यह सुनकर कछुए ने हंसों से कहा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रातः काल देखा जाएगा, सुबह की बात सुबह होगी, रात से क्यों सोचे। कछुए ने कहा कि यह ठीक नहीं है। मैं एक उपाय बताता हूँ, उसी सहारे तुम दोनों मुझे दूसरे तालाब में पहुंचा दो। एक काठ बजी वो कह रहा मुझे दूसरे तालाब में पहुंचा दो। मैं एक काठ अपने मुंह में दबा लूंगा। काठ मतलब लकड़ी। और तुम दोनों उसे लेकर उड़ चलना। हंसों ने कहा कि बोलना मत, नहीं तो तुम गिर पड़ोगे। कछुए ने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस है जी। किंतु जिस समय ये दोनों हंस एक नगर से उड़े जा रहे थे, उस समय कछुओं को लटकता हुआ देखकर लोगों ने कोलाहल करना शुरू किया। नीचे रहे होंगे लोग, ऊपर जा रहा है जी। उन्होंने कोलाहल किया, जिसे सुनकर कछुआ बोल पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। देखिए नहीं, वो कितना मना किया था कि बोलना मना है, बोलना मत। और वो अपनी आदत से बाज नहीं आया, बोल ही दिया, जमीन पर गिरा। जब जमीन पर गिरा होगा तो बज्जी समझ लीजिए वो मर ही गया होगा। अगली कथा बज्जी दूसरी इसमें जो है त्रिमत्स्य कथा। क्या है? त्रिमत्स्य कथा। हाँ, तीन मछलियों की कथा है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। एक दिन मछुओं को वहां आया हुआ देखकर एक मछली ने कहा कि मैं तो अब दूसरे तालाब में जा रही हूँ। दूसरे ने कहा कि जब कोई बाधा होगी तो देखा जाएगा। मतलब दूसरे ने कहा कि जब कोई बाधा आएगी तो देखा जाएगा। तीसरी ने कहा कि जो होगा वह होगा ही, डरने की क्या बात। इसको भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस तीसरी वाली मछली को।
प्रातः काल दूसरी और तीसरी मछलियां जाल में फंस गईं। दूसरी मछली तो अपने को मरा हुआ सा दिखाया। वो कहा नहीं दूसरी मछली कहती बाधा आएगी तो देखा जाएगा। अब दूसरी मछली के ऊपर बाधा आ गई तो उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सा दिखाया अपने को। जिससे कछुहे मछुहे ने उसे फेंक दिया, मछुहारा ने, और वह कूद कर पानी में चल गई, किंतु तीसरी मछुओं द्वारा मार डाली गई। देखिए पहले तो दूसरे में चली गई, दूसरे ने कहा कि बाधा आएगा तो देखा जाएगा। तीसरी ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा, फिर डरने की क्या आवश्यकता, जो होगा देखा जाएगा। तो तीसर की मारी गई, दूसर की बहाना मार करके मरी हुई साबित करके पानी में कूद गई जब छोड़ दिया वो। तीसरी कथा इसमें ये है वणिक भारिया कथा। इसमें कहानी बड़ी अच्छी है, रोमांटिक कथा है। ते विक्रमपुर में समुद्र दत्त नाम का एक बनिया था। कौन सा बनिया था? समुद्र दत्त। और कहाँ का था? ते विक्रमपुर में का। उसकी स्त्री रत्न प्रभा अपने सेवक के साथ भोग करती थी। इसके पहले उधर थी जो बनिया था, उसकी स्त्री जो उसके घर में सेवक रहता था उसके साथ क्या करती थी? संभोग करती थी। और यहाँ ये भी सेवक के साथ भोग करती थी। एक बार वह सेवक को चुंबन दे रही थी। समुद्र दत्त ने देख लिया, उसका मतलब पति देख लिया। तब वह बनिए के पास जाकर बोले कि यह सेवक कपूर चुरा कर खाता है, मैंने इसका मुंह सूंघ कर देखा है। सेवक ने कहा कि जिस घर में ऐसी औरत हो वहाँ कोई सेवक कैसे रह सकता है। यह कहकर वह चल पड़ा। तब बनिए ने उसे किसी प्रकार मनाकर लौटाया और वह फिर सुख से रहने लगा। बनिए कौन? समुद्र दत्त जी। हाँ, सेवक को लौटा लिया मना करके। देखिए ये पहले भी होता था वैद्य जी। कपूर इसलिए कहा कि वो चुम्बन कर रही थी जी, तो वो भी कर रहा था, सेवक भी जो उसके घर में था। तो देख लिया बनिया ने। जब बनिया ने देख लिया तो बहाना मार दी उसकी पत्नी कि ये कपूर खाता है मुंह में। तो मैं उसे कपूर में मुंह देख, मतलब मुंह में से कपूर देख रही थी। हाँ, उसके मुंह में हमने खुलवा के कपूर देख रही थी। तो बनिया ने कहा कि यदि ऐसे ही कोई पत्नी हो तो फिर सेवक की क्या हो सकता है। फिर बनिया ने गया, सेवक को लौटा के मना के लेके आया। अब कहानी अंदर की क्या हुई होगी, फिर दोबारा फिर चुम्बन हुआ होगा जी। हाँ जी, फिर साथ भोग हुआ होगा जी। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी। ये नारायण पंडित की कथा है, हम लोग पढ़ेंगे बाँचेंगे जी। अगली कथा ये है वणिक भारिया कथा हो गया। अगली कथा है बक नकुल कथा। बक माने बकुला। एक पाकड़ के पेड़ पर, पाकड़ माने पीपल। अच्छा, पीपरे ऊपरे पे बैठ जी, वैसो बकुला पक्षी ढेर बैठे थे, कबूतर। एक पाकड़ के पेड़ पर बहुत से बकुले रहते थे। उस पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। इसके पहले भी एक सांप रहता था जी, ना जी, जड़ में जी। हाँ, वह बकुले के अंडों को खा जाया करता था। यह देखकर एक बूढ़े बकुले ने कहा कि सांप के बिल से नेवले के बिल तक मछलियां बिखेर दो, जिससे नेवला आकर सांप को मार डालेगा। बकुलों ने वैसा ही किया, जिससे नेवले ने सांप को मार डाला, किंतु वृक्ष पर चढ़कर वह बकुलों के बच्चों को खाने लगा। देखिए सांप तो खा ही रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि इस तरह से हम लोग अपना उपाय करेंगे तो बच जाएंगे, तक मछली छीट देंगे। हाँ, तो नेवला बिखेर देंगे। हाँ, तो नेवला जो है सांप को मार डालेगा। उसके चक्कर में जब देखेगा, क्योंकि इनकी दुश्मनी होती है, मारने के लिए तो मार दिया, अपने खुद खाने लगा। हाँ, नेवला ने सांप को तो मार दिया। हाँ। लेकिन नेवला ने भी जो है वृक्ष पर चढ़कर बकुलों के बच्चों को खाने लगा। फिर इसके आगे की कथा ये है मूसक मुनि कथा। पुरातन मुनि भी कथा है। पुरातन देखे 6 का जो लड़कियां रहा जी। हम लोग जब गए थे संस्कृत भारती, समझ रहे हैं। हाँ। तो वहाँ साथ में गए थे, उनके व्यवहार बड़ी अच्छी है, समझ रहे हैं जी। हाँ, वो बहुत लोगों के माननीय भी हैं जी, और सम्माननीय भी हैं जी, है कि नहीं जी। अब उनके अंदर क्या है, सपट है कि कपट है जी, अब वही जान पाएंगे, है कि नहीं जी। मूसक मुनि कथा। एक तपोवन में गौतम नाम के मुनि थे। उन्होंने कौवे के मुंह से गिरे हुए एक चूहे के बच्चे को पाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह बिल्ली से डरने लगा तो उसे मुनि ने बिल्ली बना। देखिए यहाँ सपट कपट की बात इसलिए की है कि यहाँ पे सपट कपट की बात चले रही है, इसलिए कहा। भाई हमारे निगाह में तो अच्छे ही हैं मुनि जी, आपकी निगाह में भी अच्छे हैं जी। और हो सकता किसी का नुकसान किए हो, बुरे हो सकते हैं उसके लिए जी। हाँ, तो इसमें देखते हैं फिर से मूसक मुनि कथा में। एक तपोवन में गौतम नाम के मुनि थे। गौतम नाम के मुनि कहाँ थे? एक तपोवन में। उन्होंने कौवे के मुंह से गिरे हुए एक चूहे के बच्चे को पाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया।
जब वह बिल्ली से डरने लगा तो उसे मुनि ने बिल्ली बना दिया। बिल्ली से डरने लगा, उसे ही उधर गदहा था जी, धोबी ने बाघ का चमड़ा पहना दिया था। अब यहाँ देखिए, जब वह चूहा जो है डरने लगा बिल्ली से तो मुनि ने चूहे को बिल्ली बना दिया। फिर जब वह कुत्ते से डरने लगा उसे कुत्ता बना दिया। अब जब वह बाघ से डरने लगा तो उसे बाघ बना दिया। लेकिन मुनि उसे चूहा ही समझते थे। हाँ, लेकिन मुनि उसे चूहा ही समझते थे और दूसरे लोग भी उसके इस रूप परिवर्तन की चर्चा किया करते थे। कभी उसको बिल्ली समझते थे, कभी उसे कुत्ता समझते थे, कभी उसको बाघ समझते थे, लेकिन मुनि चूहा ही समझते थे। इसलिए वह मुनि को मार डालने के लिए झपटा। साला अपने को क्या समझा, शेर समझा, तो जिससे मुनि ने उसे फिर चूहा बना दिया। तो देखिए, आपको कोई अच्छे पदों पर यदि पहुंचा दे अपनी प्रतिभा व्यवहार से, ठीक, तो आप उसका सम्मान आप उसका करें। यदि उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उसका बेइज्जती भी न करें, है कि नहीं? बेइज्जती करेंगे तो आपको वहीं फिर पहुंचा देगा, आपकी कमियों को क्या करेगा, उखाड़ देगा। अब सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप भी फंस जाएंगे, आप भी भागेंगे, वो तो भाग ही रहा है कि नहीं? इसके आगे 6वीं कहानी है बक करकट कथा। फिर बकुला आ गया। अब करकट क्या है समझ रहे हैं आप? केकड़ा। इसमें देखते हैं, मालव देश के एक तालाब के किनारे एक बकुला उदास होकर खड़ा था। एक बूढ़े केकड़े ने उसे देखकर पूछा कि आप इस तरह खाना पीना छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हैं? बकुले ने कहा कि मछलियाँ मेरा भोजन है और उन्हें मछुए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए मैंने आज ही खाना पीना छोड़ दिया है। मछलियों ने यह सुनकर कहा कि हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? बकुले ने कहा कि मैं एक एक करके तुम लोगों को दूसरे तालाब पहुंचा दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, नौकरी खुद नहीं करते, कहते हैं आप सबको एक एक लोगों को मैं नौकरी लगवा दूंगा, मुझे पैसा देंगे। सब फराड, सब झूठ, सफेद झूठ। इस प्रकार वह एक एक को ले जाकर खाने लगा। किसने खाने लगा? बकुले ने। एक दिन उसने केकड़े को खाना चाहा कि उसने बकुलों को गला पकड़ लिया, जिससे वह मर गया। देखिए, ऐसे कहते कहते कभी वो वाले पकड़ लेते हैं ना, CBI वाले, उसको क्या कहते हैं, पुलिस जो होती है, पेपर ऊपर होता है, STF। किसी STF से आप कहेंगे कि पैसा दीजिए मुझे, आपको मैं पेपर दे दूंगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो STF पकड़ ले जाएगी। तो वही कहानी ठीक यहाँ पर भी है। बकुले को जो है केकड़ा पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो मर गया साला बकुला। तो ऐसे जो इस तरह के धूर्तबाजी करते हैं लोग, अपने धूर्तों के कारण मारे जाते हैं। 7वीं कथा इसमें है भग्न भांड ब्राह्मण कथा। इसमें ये है, देवकोट नगर में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम देव शर्मा था और देवकोट नगर में रहता था। उसे सतुआ संक्रांति के दिन सतुए से भरा एक घड़ा मिला। समझ गए? सतुआ वो जो होता है उसमें बनता है मटर, चना और उसमें जो है जौ, ये सब भूज कर और सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। दादी हमारी बनवाती थी, अब भी हमारे घर बनता है। आपके घर बनता है कि नहीं बच्ची, पता नहीं। तो वह सतुए से भरा एक घड़ा मिला। उसे लेकर वह कुम्हार के मंडप में सो गया। कुम्हार मतलब कुम्हार, जहाँ बहुत से कुम्हार से कोहबर ना समझ लो बच्ची, जो बर्तन बनाता है। हाँ, पहले ये स्टील और इसके बर्तन नहीं थे, पहले मिट्टी के ही पात्र बना करते थे। कुम्हार के मंडप में सो गया, जहाँ बहुत से बर्तन रखे हुए थे। ब्राह्मण हाथ में एक डंडा लेकर सोचने लगेगा कि इस सतुओं को बेचकर 10 कौड़ी प्राप्त करूंगा। 10 पहले कौड़ी चल रही थी, अब समझ लीजिए अब चल रहा है डॉलर, रुपया, पैसा भी खत्म हो गया। तो वो कहा कि सतुए को बेचकर 10 कौड़ी प्राप्त करूंगा, उससे घड़ा आदि खरीद बेच धन इकट्ठा करके फिर सुपारी वस्त्र आदि, सुपारी वस्त्र आदि कहते हैं, सुपारी वस्त्र, सुपारी, पान, जो क्या कहते हैं उसका, गुटखा, अरे जितनी आवश्यकता उसकी होगी सब खरीद लेगा, ऐसा उसके मन में विचार चल रहा है। ये सुपारी जो होता है कोट पैंट को सुपारी बोलते हैं। अच्छा, सुपारी शर्ट जो शादियों में पहले पहना जाता था। अच्छा, हम सोच रहे थे वो वाला सुपारी पान वाला है। नहीं, वो सुपारी सेट होता है, इसको बोलते हैं। अच्छा, सुपारी वस्त्र आदि का व्यापार करके धनी बन जाऊंगा और 4 स्त्रियों से विवाह कर। अरे साला, एक से एक की बात ही नहीं, 4 रखने की बात कर रहा है। जब वह झगड़ने लगी,
जब वह झगड़ने लगेगी हम्म, तो इसी डंडे से मारूंगा, मतलब हाँ। चारों जब आपस में झगड़ा करेंगे। तो इस डंडे से मारूंगा। हाँ, ऐसा कहकर उसने डंडा चला दिया, जिससे कुम्हार के बर्तन से बहुत टूट गए। इसे देखकर कुम्हार ने उसे अपने मंडप से बाहर निकाल दिया। न उनका सेतुआ बेचान, न सुपारी वस्त्र आदि पायन, न उनका 4 ठिबिया भय, बर्बाद हो गया। सपना सपना ही रह गया। सपना सपना ही रह गया, सपना पड़ा नहीं हुआ। समझ गए ना आप? जी, वैसे भी सपना, सोचा हुआ सपना पूरा नहीं होता है। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, चाहिए। कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। जी। 8वां कथा ये है वैद्य जी, सुंदोपसुंद कथा। इसमें देखिए ये है, प्राचीन काल में सुंद उपसुंद नाम के 2 सगे भाइयों ने तीनों लोकों के राज्य की कामना से शंकर जी की आराधना की। जब शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो उन दोनों ने राज्य मांगने के बदले पार्वती को अब देखो, अब शंकर जी के दुल्हन ने इन्हें दिखाई तीनों जने के। अब देखा, अब नाच तो होना ही है इन लोगों का। तब शंकर ने क्रुद्ध होकर पार्वती को दे दिया, दे तो दिया, लेकिन दोनों उन्हें अपना अपना बनाने के लिए आपस में लड़ मरे। मैं, ये मेरी होंगी, ये मेरी होंगी, ये मेरी होंगी। अरे भैया, शंकर जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनसे आप युद्ध छेड़ेंगे, आप शंकर को छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे क्या? तीनों मर गए आपस में लड़ करके। अगली कथा ये है बज्जी, धूर्त एवं ब्राह्मण कथा। बज्जी, मुझे लग रहा है कोई जात बचा नहीं, ग्वाला, बनिया, ब्राह्मण, मछुआरा, कोई बचा ही नाई, कोई बचा ही नहीं यार। इतनी कहानी इसमें है, कहानी में कहानी। धूर्त एवं ब्राह्मण कथा। गौतम अरण्य हो गया, संधि होकर। गौतमा अरण्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह यज्ञ करने के लिए एक बकरा कंधे पर रखे लिए जा रहा था। बकरा, बकरी, बकरा, वो भेड़ वाली। रास्ते में तीनों धूर्तों ने उसे देखा और बकरा किसी प्रकार लेने का षड्यंत्र किया, नाटक किया ठगने का। तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। अरे ये तीनों धूर्त ये सोचते रहे वैद्य जी कि ए बकरवा के हम कहा कुकुर कुकुर, कुत्ता है, छोड़ दे ना, चले चलो काट पीट के बेचे जाए, जो बच जाए खावा जाए। हो सकता है यही सोच रहे हो। तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। एक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, कुत्ता कंधे पर रखे क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, यह कुत्ता नहीं, यह तो यज्ञ का बकरा है। फिर थोड़ी दूर पर जाने पर दूसरे ने भी वही कहा। तब ब्राह्मण ने बकरे को उतार कर भली बात देखा और फिर कंधे पर रख कर चल दिया। हाँ, ये तो बकरा ही है, कुत्ता तो है नहीं। किंतु जब थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ने भी उसे कुत्ता कहा तो ब्राह्मण ने उसे वहीं छोड़ दिया और स्वयं अपनी कुटी में चला गया। देखिए, बार बार कोई चीज कहेंगे कि एक युद्धों में एक बार कहा तू जीतबा ना, वो जीत नहीं पाएगा, वो हार ही जाएगा। वैसे जीतने वाला ने बार बार कहा कि ये कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। उन्होंने छोड़ दिया, अपने कुटी चले गए। वो तीनों लात फान के चले गए होंगे। ये अंदर की बात है कि नहीं? अगली ये कथा है, सिंह, व्याघ्र, काक, जम्बू का कथा। इसमें है बज्जी, एक जंगल में एक सिंह था। उसके कौवा, बाघ और गीदड़ 3 सेवक थे। मतलब सिंह रंग जंगल में रहता था, उसके 3 सेवक थे। तीनों सेवकों का नाम, एक का नाम कौवा, दूसरे का नाम बाघ और तीसरे का नाम गीदड़ था। उन्होंने जंगल में भटका हुआ एक ऊंट देखा। जंगल में भटका हुआ एक ऊंट देखा और उसे सिंह के पास पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? सेवकों ने, कौवा, बाघ, गीदड़, तीनों लोगों ने मिलके। हाँ, सिंह ने उसे अभयदान देकर अपने शरण में रख लिया। भाई सिंह दया किया। एक बार सिंह बीमारी तथा वर्षा के कारण भोजन न मिलने से बड़ा दुखी हो गया। जैसे आज वर्षा हो रही है, सिंह न पाया होगा, दुखी हो गया होगा। तब उन्होंने आपस में विचार किया कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे स्वामी ऊंट को मार डालें। मतलब कौन कौन सोचा? कौवा, बाघ और गीदड़। उन तीनों की ये नीति थी। क्या नीति थी? कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे स्वामी ऊंट को मार डाले। इसके बाद सब सिंह के पास पहुंच गए। बाघ ने कहा कि आप मुझे मार कर खा जाए। कौन कहा? बाघ पहले कहा। साला झूठ बोल रहा था, बहाना कर रहा था कि आपको भूख खाने की बात आती तो भाग जाता। फिर इसी प्रकार कौवे और गीदड़ ने भी कहा। ये तीनों ने पहले से ही राय बनाए थे। तो इन्होंने ऐसे कहा, किंतु सिंह ने किसी को नहीं मारा। तब ऊंट ने भी वही कहा।
और ये भारत है, नकल मारती बहुत है। ऊँट भी कह दिया कि मुझे खा लो। इस पर बाघ ने उसे मार डाला। ले, वो तीनों का नाटक था जी। 3 तक तो भाई बच गए। चौथा बार ये ऊँट कहा तो ऊँट को जो है बाघ ने उसे मार डाला। देखिए, सिंह नहीं मारा, बाघ, कौवा, गीदड़, तीनों सेवकों में से बाघ ने, इस पर बाघ ने उसे मार डाला और सबसे खूब पेट भर मांस खाया। सबसे खूब पेट भर मांस खाया। किसने? बाघ ने। मैं बाघों का काम हो गया, गिदड़ों का काम हो गया, कौवों का काम हो गया, सिंहों का काम हो गया। ये तीनों पहले से ही नाटक किए थे, ऐसे ऐसे कहेंगे, जब ये कहेगा तो हम लोग मार डालेंगे, और मार डाला। देखिए भाई जी, कोई कुछ कहे, आप अपना समर्पण कभी न करें जी। खूब सोच समझ के किसी बात का समर्पण करें, है कि नहीं। अगली कहानी है वृद्ध सर्प मंडूक कथा। एक पुराने बगीचे में मंदविष नाम का एक सांप रहता था। सांप का यदि नाम आपसे पूछ ले तो मंदविष नाम का था। वह बुढ़ौती के कारण आहार खोजने में असमर्थ होकर तालाब के किनारे पड़ा था। इसी तरह एक और था शेर, सिंह वाला, तो का जो कंगन इत्यादि लिया था कि हमारे सब घर में हमारी पत्नी लड़के सब मर गए, मैं ये करने आया हूँ, गंगा स्नान करके मेरे नाखून गिर गए हैं। वहाँ नाटक हुआ था, झूठ बोला था, और यहाँ पर भी हमें लग रहा है झूठ ही है। उसे देखकर एक मेढक ने पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं ढूंढते? सांप ने कहा कि मैंने ब्रह्मपुर के एक ब्राह्मण के नौजवान लड़के को काट लिया और वह मर गया। तब उसके पिता ने संन्यास ले लिया और मुझे मेढक ढूंढने का श्राप दे दिया। देखिए, नंबर 1 का फराड बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं यहाँ मेढकों के लिए आया हूँ। मेढक ने जब अपने स्वामी से यह चर्चा की तो वह सांप की पीठ पर चढ़ गया। किसने चढ़ गया? मेढक का स्वामी। मेढक का स्वामी। लेकिन जब दूसरे दिन उसने सांप से पूछा कि तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो, तो उसने कहा कि भोजन न मिलने से मेरी यह दशा खराब हो गई है। झूठ बोल रहा है, खूब चल लेता, चुरा चुरा के खाता भी था समय समय पर, लेकिन झूठ बोल रहा है। तब मेढकों के स्वामी ने मरे मेढकों को खाने का आदेश दे दिया। जो मरे हुए मेढक थे, खाए उसको खा लो यार, तुम्हारी पेट भर जाए। तुम यार अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। तुम चल फिर नहीं पा रहे हो, तुमको कौन चलाए फिर आएगा। तब का क्या हुआ, जब सारे मेढक खत्म हो गए, और कैसे मेढक? मरे हुए मेढक, तो उसने मेढकों के स्वामी को भी खा डाला। भाई वो आदत पड़ गई खाने की, उसको भी खा गया। तो बच्ची, किसी को जैसे कोई सामान रखे रहिए तो बिना उससे वो कहे कि बिना कहे आप उसको मत दीजिए कुछ चीज़ें, नहीं तो कीमत नहीं समझता। आप उसको काजू खिया देंगे, बादाम खिया देंगे, आपके घर जाएगा बता देगा कि वो कूलर में रहता है, बढ़िया ऐश कर रहा है, ये है वो है, तो आपकी सारी चीज़ें नुकसान आपकी हो सकती हैं। तो ये सब मरता रहे तो भी मत खिलाओ। हाँ, जब तक मांगे ना, नहीं तो उसका मूल्य नहीं समझेगा। अगली कहानी ये है ब्राह्मण नकुल कथा। इसमें यह है बच्ची, उज्जैनी में माधव नामक एक ब्राह्मण था। एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चे को ब्राह्मण को सौंप कर स्नान करने गई। इसी बीच राजा ने ब्राह्मण को श्राद्ध कराने के लिए भेजा। ब्राह्मण ने अपने पालतू नेवले को बालक की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं राजा के यहाँ चला गया। वह श्राद्ध कराने चला गया। बालक के पास आने वाले सांप को नेवले ने मार डाला। जो नेवला रखवाला था वो रखवाली कर रहा था उस ब्राह्मण के पुत्र का, लेकिन उसी बीच में एक वो आ गया। कौन आ गया? सांप आ गया। सांप को नेवले ने मार डाला और ब्राह्मण को आता देख खून भरे मुंह से उसके पास पहुंचा। ब्राह्मण ने समझा कि इसने लड़के को ही खा लिया है। देखिए, सही बात जबकि ये नहीं है। वो तो नेवला जो है सर्प को मारा था। हाँ, उसको खाया था, उसका ब्लड लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ था, लेकिन ब्राह्मण ने अंदाज लगाया, गलत निकल गया, जिससे उसने क्रुद्ध होकर के नेवले को मार डाला। अब देखो, नेवला भी मर गया बिना मतलब का जी। लेकिन जब उसने घर में आकर बालक को सोया देखा, तो वो नींद में था उसका बालक, तो वह अपने क्रोध पर पश्चाताप करे। देखिए, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपने जग में होते हंसाए। देखिए, ये कहावत कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए कोई कार्य करिए बिना सोचे मत करिए, अगर कोई सोच समझ के करिए। कोई कहे कि तुम्हारा कान जो है कि बानर ले गया, तो पहले कौवा ले गया। हाँ,
तो पहले कौवा को मत देखिए, पहले कान को देखिए। कान तो ये, कान तो ये मेरा कान है। है कि नहीं है? हाँ देखिए भाई जी, कभी कभी लोग अपना काम सिद्ध करने के लिए आपकी जो है दूसरे का नाम लगा करके बुराई कहेंगे कि वो आपका बुराई कर रहा था, आप उससे क्रुद्ध हो जाएंगे, तो भी काम खराब हो जाएगा। जब तक आप अपने मुंह पे ना सुनिए, आपके मुंह पे कोई आ रहा है, कोई गलत बात बता रहा है आपके विषय में, फलाने ने ये कहा, कहते फलाने तो हमारे सामने नहीं कहा लेकिन तुम सामने कह रहे हो, पहले उसको पीट दो। समझ गए? पीट दो, तो इस तरह से सारी समस्याएं आएंगी भी नहीं, है कि नहीं? तो बस जी ये तो समाप्त हो गया मित्र लाभ प्रासंगिक मूल कथा प्रासंगिक कथा, सुहृद भेद मूल कथा प्रासंगिक कथा, कथा सार विग्रह का मूल कथा प्रासंगिक कथा, कथा सार का संधि मूल कथा प्रासंगिक कथा। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में हो गए। तो अब इसके आगे जो है विषय अनुक्रमणिका में जो है मित्र लाभ है, इसमें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या जानते हो? जो हम लोग भूमिका में पढ़ के आए हैं, चित्रगीव नाम का जो कबूतर है और हिरण्य नाम का चूहा है, उसके विषय में पढ़ेंगे कथा। बूढ़े भाग और लोभी पथिक की कथा सुनेंगे। चित्रांग नाम का जो मृग है, सुबुद्धि नाम का कौआ है तथा सियार की कथा पढ़ेंगे। जरत गौ गीध का नाम है और दीर्घकर्ण बिलाव की कथा है। बिलाव का नाम दीर्घकर्ण है, गीध का नाम जरत गौ। देखिए पक्षियों का नाम आपको याद करना होगा। चूड़ाकर्ण तथा वीणाकर्ण 2 सन्यासी थे, ये भी आपको कथा पढ़नी होगी, जो हमने भूमिका में पढ़ के आया है मित्र लाभ में। हम लोगों ने मूल कथा पढ़ा, प्रासंगिक कथा। प्रासंगिक कथा में छोटे छोटे इन लोगों की कथा मिली। फिर कर्पूर तिलक, हाथी तथा सियार की कथा है। हाथी का नाम पूछ ले क्या था, तो कर्पूर तिलक। और लघु पतनक कौवा, हिरण्यक चूहा, मंथरक कछुआ और चित्रांगद मृग की कथा। इन लोगों की कथा बड़ी अच्छी थी लास्ट में। कौवे का नाम लघु पतनक है और इसी में कौवे का नाम एक और है, सुबुद्धि नाम का कौवा है, मित्रलाभ में ही। मित्रलाभ में 2 कौवा है, एक लघु पतनक है अंतिम में और पहला वाला सुबुद्धि नाम का है जो तीसरी कथा है। चूहा का नाम हिरण्यक है, मंथरक कछुआ का नाम है और मृग का नाम चित्रांगद है। इसको पढ़ेंगे। फिर इसके आगे सुहृद भेद में इसी तरह आएंगे, विग्रह में आएंगे, संधि में आएंगे। तो इस तरह से पढ़कर हम लोग समाप्त कर लेंगे, है कि नहीं? इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।